प्रीवियस क्लास से अगर एक बार किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बार देखेंगे ध्यान से, प्रीवियस क्लास से अगर कोई ऐसा टॉपिक हो, टर्म हो जो आपको समझ नहीं आया तो पूछेंगे मेरे से। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? एक बार उधर से बोल के रिप्लाई करेंगे, चैट में नहीं करेंगे, एक बार मुझे बोल के रिप्लाई करेंगे उधर से कोई भी। यस आ रही है। चलिए, ये पता चला ना कि आपकी कितनी वॉइस मुझे आ रही है। और प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट किसी को, यूग्लिनॉइड्स मैंने आपको काफी बढ़िया से डिस्क्रिप्शन दिया था, एक एक जो फाइन से फाइन टॉपिक्स था उसके बारे में, जो भी चीजें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब आज की क्लास में हम लोग एक आसान सा टॉपिक है, समझने के बाद सब कुछ आसानी है। स्लाइम मॉल्ट्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? एक बार मैं नेम्स देख लूं, मैंने देखा नहीं है। अंशिका, रिदा, सप्तर्षि, सृष्टि। स्लाइम मॉल्ट्स को स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा स्टार्ट है ये। स्लाइम मॉल्ट्स टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो इमेज आपके सामने अवेलेबल है इसको एनालाइज करना है। इसको देखेंगे ध्यान से। आपको यहाँ जो स्लाइम मोल्ड नजर आ रहा है, तो क्या दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ऐसा कुछ भी आंसर करेंगे उधर से जो आप अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या नजर आ रहा है। देखिए, ये जो पैच नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, येलोइश पैच जो है, एक्चुअली ये क्या है, स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन है। मतलब स्लाइम मोल्ड्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इकट्ठे होके ऐसे प्रेजेंट है। मैम तो लीव्स टाइप दिख रहा है। नहीं, इसकी बात नहीं कर रही, ये जो पैच है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्लियर नहीं है, दूसरा इमेज में आपको शो करती हूँ। आपको ना ऐसा लगेगा कि किसी चीज का एग्रीगेट है, मतलब जैसे कॉलोनी अवेलेबल होती है ना किसी चीज की, कहीं पे प्रेजेंट होता है, कोई झुंड बना के कोई चीज रहे, तो ऐसे कोलोनाइज्ड फॉर्म में ही दिखते हैं। हाँ, ये वाला ज्यादा बेटर है, इससे नजर आ जाएगा। अच्छा, इससे देखिए, इससे आ रहा है समझ में? इससे यस मैम। मतलब ऐसा लगता है किसी चीज का एग्रीगेट है, मतलब कुछ है यहाँ पे, छोटे 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 चीजें जो है वो इकट्ठा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एल्गल ब्लूम देखते हैं आप, तो एक्चुअली वो किसका होता है? तो एल्गल ब्लूम तो एल्गा का होता है। एल्गा को जब आप प्लूरल कीजिएगा तो एल्गी हो जाएगा, यानी उसके एग्रीगेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गी के बारे में जब आप पढ़ते थे, या उसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, तो उसके एग्रीगेट को हम वहां पे एल्गल ब्लूम कहते हैं। बहुत ज्यादा हो जाए तब ब्लूम टर्म का यूज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कहीं पे अगर डेंजरस हो गया या फिर वाटर में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ
उसका जो रिलेशन है वो ऐसा है कि वाटर में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। ये काफी अच्छा और बहुत क्लियर है, इसमें भी साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मतलब किसी चीज ने धीरे 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 क्या किया, अपने आप को स्प्रेड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और दूसरी जो चीज नजर आ रही है, तो ये एक वुडन लॉग है। नीचे देखिए किस चीज पे सरवाइव कर रहा है ये, किस पे सरवाइव कर रहा है ये, वुडन लॉग है। तो मैंने सोचा कि आपको रटाने की बजाय सिखाया जाए कि जो स्लाइम मोल्ड है वो लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये आपको ऐसे इस तरीके से एग्रीगेट्स में दिखता है। जैसे ही मैंने एग्रीगेट्स बोला ना, किसका एग्रीगेट्स, स्लाइम मोल्ड्स का, वैसे ही वहां पे एक टर्म आएगा आपके पास, प्लाज्मोडियम। क्या आएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया के केस में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो नहीं है, ये डिफरेंट है। तो जब आप किसको देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को, किसको देखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को, तो इसके जो बेसिक फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं, जो इमेज अभी अभी आपने देखा है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो कर रहे हैं हम लोग, प्रोटिस्टा में अभी तक मैंने आपको पढ़ा रखा है क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या मैंने किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको बताया कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफाइटिक है? बोला मैंने ऐसा किसी में? याद नो कीजिए, मैम। Yes, ma'am. नो मैम। किसने बोला यस मैम? मैंने क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स में से किसी में बताया है कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? देखेंगे ध्यान No, से। ma'am. तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, तभी मैं ऐसे कैपिटल्स में लिख रही हूँ, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक है। और ये आपको मैं रटने नहीं बोल रही, ये तभी मैंने आपको पहले इमेज दिखाया है, उसके बाद मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया है। पहले आपने देखा कि ये एक डिकेइंग वुडन लॉग है जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है। इसको देख के एटलीस्ट इतना तो क्लिक करेगा आपके ब्रेन में, जब कभी इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कि हाँ इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक है, ठीक है, डन हो गया ये। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो स्टेटमेंट बार बार ये एक लाइन उठा के और बच्चे पूछते हैं कि मैम इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाती हूँ, पहले आपको एक इमेज शो करती हूँ। हाँ ये ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। पहले मैं लिख देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को पता नहीं चल रहा हो ये क्या बोल रही है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ये सिखाने जा रही हूँ, क्या सैप्रोफाइटिक तो है, लेकिन सैप्रोफाइटिक में इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो मैं आपको ये स्टेटमेंट सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि यही एक डाउट बच्चा मेरे से लाके पूछता है, बाकी तो दम नहीं है, कुछ वैसी चीज है नहीं, ठीक है। उनको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, इससे पहले कि आप पूछे मेरे से। द बॉडी मूव्स अलोंग, कुछ है नहीं इसमें, कोई टर्मिनोलॉजी वगैरह कुछ छुपी हुई नहीं है, बट है तो वो पूछते हैं बच्चे हैं तो लाके कि हाँ मैम क्या मतलब है इसके बोलने का। along the decaying twig। अब देखिए इसका मतलब समझिए, यहाँ पे जो आपको ये लीव्स नजर आ रहे हैं, तो कैसे लीव्स हैं ये? अगर मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं कि ये लीव्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, तो मैम ये तो ड्राई। ऑब्वियस, हाँ और डिकेइंग। मैम हाँ, डिकेइंग। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए आपने एक टर्म बोला डिकेइंग, अगर
इस एक लीफ को आप एनालाइज कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे होल हो रखा है, यहाँ भी होल हो रखा है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इस लीफ के ऊपर अगर हम एक भी, सपोज कीजिए कि मैं इस लीफ को ले रही हूँ, अगर इस एक लीफ के ऊपर स्लाइम मॉल्ड्स ने सोचा कि हमें सरवाइव करना है, तो सबसे पहले क्या किया उसने, यहां से कोलोनाइज करना स्टार्ट किया, इस राइट एंड से, जो मैं बता रही हूँ आपको। कहां से इन्होंने कोलोनाइज करना स्टार्ट किया, राइट टू लेफ्ट। कहां से कहां जा रही है, राइट टू लेफ्ट। मतलब अगर मैं इसका डायरेक्शन आपको मार्क करूं, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आया समझ में, ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो अगर ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिके हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपका आंसर तो वही होगा ना। ये जो डिके होने का जो डायरेक्शन है, वो भी राइट टू लेफ्ट ही है, वो लेफ्ट टू राइट नहीं हो जाएगा, उसका उल्टा नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो स्लाइम मॉल्ड्स है, इन्होंने देखा अच्छा इतने पार्ट का तो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हमने कंज्यूम कर लिया। सैप्रोफाइटिक का मतलब ही है कि भले ही वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव कर रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म बेचारे के लिए वही मात्र एक जीने का सहारा है, उसी को खा के वो जिंदा रह सकता है। तो जब इस लीफ का इतना पोर्शन ये ऑलरेडी फीड कर चुका है, तो इतना पोर्शन तो लीफ का गायब हो जाएगा, ये सुनो। जो आपको यहाँ पे होल्स होल्स नजर आ रहे हैं ना, मतलब ये पोर्शन उन्होंने गायब कर दिया, ठीक है। तो लीफ का जो इतना पोर्शन है वो क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। तो गायब हो गया, तो अब क्या करेंगे ये, अब स्लाइम मॉल्ड्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अब इनको भूखे तो नहीं मरना है। ये क्या करेंगे, यहाँ से आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ये आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। कौन, स्लाइम मॉल्ड्स कहाँ मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बना फिर, स्टेटमेंट ये बना, द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्री। मतलब जो डिके होने का डायरेक्शन है, वही इनके मूवमेंट का भी डायरेक्शन है। अब ये स्टेटमेंट समझ आया सबको, क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। है ना। यस तो मैम। बच्चे बार बार लाके डाउट पूछते हैं, तो मैंने पहले ही आपके पूछने के पहले ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर बैच में एक बच्चा जरूर पूछता है। मैं ये सोच के इसको इग्नोर करती हूँ, क्या है, एक स्टेटमेंट ही तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा पढ़ के, बट नहीं समझ आता, तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो उसको खाता जा रहा है, इंगल्फ करता जा रहा है, ठीक है। ट्विग्स है या फिर लीव्स हैं, क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि इनगल्फिंग मतलब भी खाना ही होता है। मतलब इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता चला जाएगा, वो इनगल्फ करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट आपने सीखा, लेकिन ये स्टेटमेंट बना क्यों, तो क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है। अगर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता तो हम क्यों लिखते हैं, अगर पैरासाइट के फॉर्म में कहीं वो सर्वाइव कर रहा है, जैसे ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन के गट में कोई एस्केरिस सर्वाइव कर रहा है, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ह्यूमन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, नहीं, उसकी जैसी मर्जी वैसे रह रहा है, अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो इवॉल्व करता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इस टॉपिक के। तो पहले ही मैं हेडिंग दे देती हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले। तो एक मैंने यहाँ पे टर्म दे दिया, प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया में जब प्लाज्मोडियम आप पढ़ाई करेंगे, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्लाज्मोडियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इसको देखिए, प्लाज्मोडियम को समझने के लिए जैसे ही मैंने आपको स्लाइम मोल्ड समझाना स्टार्ट किया, तो स्लाइम मोल्ड जब समझाना स्टार्ट किया, तो आपने क्या देखा, एग्रीगेट्स देखा। क्या देखा आपने, एग्रीगेट्स देखा। किसका एग्रीगेट्स देखा, स्लाइम मोल्ड्स का देखा। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स का जो एग्रीगेट्स आपको देखने को मिला, तो ये भी दिखा आपको कि ऐसा तो नहीं है कि एक कहीं दूर है तो दूसरा कहीं दूसरे प्लेस पे जाके बैठा हुआ, नहीं, इन्होंने
अपने आप को खुद को कोलोनाइज करके वेल मैनर्ड कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट रहा इस तरीके से है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको सर्वाइव कर रहा है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे सेल्स को ऑर्गेनाइज करके, सेल को ऐड करके, सेल्स को इकट्ठा करके टिश्यू बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ ना कुछ हम जरूर बोलते होंगे। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, बच्चों की क्वेरी होती है, मैम हमारे से प्लाज्मोडियम पूछा जाएगा, तब हम किसको आंसर करेंगे। रही बात सब्जेक्टिव एग्जाम की, तो टीचर्स को मेंशन करना पड़ेगा कि वो किसका प्लाज्मोडियम पूछना चाह रहे हैं, प्रोटोजोन्स का पूछना चाह रहे हैं या फिर प्रोटिस्टा का पूछना चाह रहे हैं, मतलब ओवरऑल प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स का पूछना चाह रहे हैं। और रही बात नीट के एग्जाम की, तो वहाँ ऑप्शन बेचारा खुद ही अपना आंसर बता रहा होता है कि व्हाट्स द करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने पहले आपको यहाँ पे शो करा कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो आपने देखा अच्छा इनका जो एग्रीगेट है इनको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसके डेफिनेशन को लिख देंगे। लेकिन ये इतने मस्ती से सर्वाइव कर रहे हैं, तो रीजन ये है कि ये सुटेबल कंडीशन में है। तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देंगे, अंडर सुटेबल कंडीशन। मात्र ये जो फेज है इसका कब के लिए है, जब इसको सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल कराया जाएगा। तो अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर रहे हैं आप किसी चीज को, तो जो ये इकट्ठा होकर जो बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। एग्रीगेशन भी बोल सकते हैं उसको, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब देखिए इस पेज पे जो चीजें लिखी हुई है ना, मैंने आपको याद करा रखा है, इसमें से कुछ भी मैंने आपको नहीं बोला, नहीं जबरदस्ती याद करो इसको, ठीक है। ये आपका समझा हुआ है, ये आप बिना देखे हुए लिख सकते हैं, देखिए ध्यान। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लेंगे। मैम इनका कोई हैबिटेट नहीं है क्या? हाँ देखिए, जैसे ही हैबिटेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हैबिटेट की, तो हैबिटेट लिखते के साथ ये देखिए इसका हैबिटेट यहां छुपा हुआ है। क्या बोलने का मतलब हुआ, जैसे हम फंजाई का हैबिटेट लिखते हैं, जैसे हम किसका हैबिटेट लिखते हैं, फंजाई का हैबिटेट लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स का हैबिटेट लिखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, हाँ एक और नोट करके मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट अभी लिख देती हूँ। जैसे फंजाई का हैबिटेट क्या लिखते हैं आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे उधर से, फंजाई का क्या लिखते हैं हैबिटेट, देखिए फंजाई जो है ना, फंगस, कोई भी चीज जो डेड है, डिकेइंग है, मैंने क्या बोला, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर इसका हैबिटेट हिडन है, ठीक है। बोलने का ये मतलब हुआ, नेक्स्ट पेज में मूव कर रही हूँ, उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए, बोलने का ये मतलब हुआ, हाँ ठीक है, कि जब भी हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो फंजाई का हैबिटेट आप लिखते हैं कि जहां भी ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि अभी अभी हमने एक टर्म दिया है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम अगर आपने लिखा एग्जाम में, एक और चीज मैं बता देती हूँ, अगर आपने ये नहीं लिखा अंडर सुटेबल कंडीशंस, यहाँ जो मैंने लिखा है ना अंडर सुटेबल कंडीशंस, तो अगर आप ये नहीं मार्क कर रहे हैं एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, वहां पे फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब है कि ये भी काफी ज्यादा डेलिकेट है, ठीक फंजाई की तरह ही
इसको भी बोला जाता है कि इसको अगर आप ऑप्टिमम मॉइस्चर प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तभी ये खुद को सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हैबिटेट में अगर आपको लिखना है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और जहां भी आप इसको मॉइस्ट एरिया दीजिएगा वहां पे ये सर्वाइव करेगा। प्रिवेलेंट आफ्टर periods of wet moderate temperatures in the spring। समझ आ गया? अब इसमें आपको जो लिखना है लिखिए, चाहे आपका मन कर रहा है कि ये जो फाउंडेशन वॉल्स होते हैं बिल्डिंग वगैरह के, तो उसमें ये क्रीपिंग करता हुआ दिख जाएगा। अभी अभी मैंने आपको क्या शो किया, मॉइस्ट एक वुडन लॉग था, उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा था, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आया समझ में? और एक मैंने आपको बोला था कि इसके लिए एक मैं नोट करके अलग से पॉइंट आपको बताऊंगी। मैंने अभी भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे जब मैंने ये स्टार्ट करा था। क्या मैंने पूछा था कि मैंने आपको जब से प्रोटिस्टा स्टार्ट किया मैंने क्राइजोफाइट्स पढ़ाया, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, नहीं आपको, आपने बोला नहीं लिखा है, सही में नहीं था तो कैसे लिखते हैं हम लोग? क्राइजोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स भी कैसे थे? फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनोइड्स तो मैजिशियन ही था, उसको सनलाइट अवेलेबल कराएंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट नहीं अवेलेबल कराएंगे तो वो क्या करेगा? प्रीडेशन करेगा, हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। फिर यहाँ पे बात आती है किसके बारे में? स्लाइम मॉल्स के बारे में। वन एंड ओनली एक सिंगल ऐसा मेंबर और कैटेगरी है प्रोटिस्टा के अंदर जो कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अक्वायर करता है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच कैटेगरी of Protista is referred as fungi of the kingdom Protista, तो फंजाई ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड्स को बोला जाता है। समझ आ गया? किसको बोलते हैं हम लोग? स्लाइम Slime मोल्ड्स। आसान हो गया, क्योंकि अभी अभी आपने क्या सीखा कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक है। क्या है? सेप्रोफाइटिक है। तो उस बेसिस पे ये खुद ही क्लियर कर रहा है कि और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है इसके पास। क्या बोलना पड़ेगा हमें इसको कि ये क्या है? फंजाई है। ठीक है, तो सुटेबल कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ये तो हैबिटेट वाला आपने पूछा तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और ये पेज आप कर रहे थे कि ये सुटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम फॉर्म कर रहा है। फिर क्या होगा? प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा तो जैसे आपको यहाँ पे ये रनिंग कंडीशन में ग्रो करता हुआ दिख रहा है ना, तो ये सेवरल फीट तक ग्रो करा सकता है खुद को। समझ गए? बस इसको फेवरेबल कंडीशन मिलने की देर मात्र है। ये आसानी से ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। इसको कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है ग्रो करने में। किसको? प्लाज्मोडियम। फिर यहाँ पे बात आती है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है हमने फेवरेबल कंडीशन तो सीख लिया, यहाँ तक तो बात सही थी। इसको मैं नीचे करूंगी, ये एक तरीके से अगर समझा जाए तो आपने जो डाउट पूछा मैंने बताया। और हैबिटेट तो शुरू में भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली अगर रिटर्न वर्क में देखें तो यही आएगा। आपने कॉपी में नोट किया है तो ऐसे विद इन ब्रैकेट कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको सुटेबल कंडीशन में लिखाया है तो अब मुझे क्या सिखाना पड़ेगा? आपको अनफेवरेबल कंडीशन में भी सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा, फ्रूटिंग बॉडीज। अब यहाँ पे बात किसकी आएगी? अनफेवरेबल कंडीशन की। ड्यूरिंग अनफेवरेबल conditions
the plasmodium यही कन्वर्ट होता है। डिफरेंशिएट्स लिख रही हूं मैं, अगर कहीं पे डिफरेंशिएशन वर्ड होता है ना, मतलब कोई नई चीज से आप कुछ नहीं बना रहे, कोई चीज पहले अवेलेबल है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो यही क्या कर जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर जाएगा और यही फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। एंड फॉर्म्स फ्लोटिंग बॉडी, छोटे छोटे ऐसे स्पोर कैरी करने वाले जो स्पोरेंजियम है वो कैरी करते हैं। मैं शो कर रही हूँ अभी, आपको तुरंत समझ आ जाएगा देखते के साथ। एंड फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज। सवाल ये उठता है कि ये फ्लोटिंग बॉडीज बनते कहाँ हैं, किसी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा या फिर बाहर बनेगा। तो ये एक्सोजिनसली बनता है। कैसे बनता है एक्सोजिनसली, मतलब बाहर बनता है। कैसे पता चला कि एक्सोजिनसली बनता है, तो क्योंकि ये स्पोर जो है ये अपने टिप पे कैरी करता है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, दे bear spores at their tips। अब इसके स्पोर का एक इमेज देख लीजिए, तुरंत समझ आ जाएगा। कई तरह के स्पोर जो है वो आपको, मतलब फ्रूटिंग बॉडी जो है वो आपको स्लाइम मोल्ड का देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये भी फ्रूटिंग बॉडी है। बेचारे को नहीं मिला फेवरेबल कंडीशन, तो कैसे ये बिखरा पड़ा था, इसने बोला नहीं भाई अब हमारा काम नहीं चलना है, बेकार का अपने आप को स्प्रेड करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसे छोटा सा एक स्पोरेंजियम कैरी करेगा और ऐसे ये एग्रीगेट्स बनाने का काम करता है। एग्रीगेट्स तो है यहाँ पे, बट ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे बल्ब लाइक ऊपर है ना, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम मैं लिख देती हूँ नोट करके। कोई भी चीज बायो में आज के बाद से अगर आपको स्पोरेंजियम सुनने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाएगा, स्पोर कैरी करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्पोरेंजियम बोलेंगे। एक इमेज थोड़ा सा ब्लर है, बट ये समझाने में बहुत अच्छा केपेबल है कि जो आपके पास ऑलरेडी प्लाज्मोडियम था वही अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, फ्लोटिंग बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे पहले से जो पैच अवेलेबल था ना, अभी भी जस्ट जो देखा था हम लोगों ने, इसी ने एक छोटा सा स्टॉक कैरी किया हुआ है। छोटा सा स्टॉक कैरी करके खुद को क्या किया है इसने, ऐसे कैप्सुलेटेड एक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये क्या हो गया, स्पोरेंजियम हो गया। क्या हो गया, ये स्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। तो इसका स्पोर कहाँ होगा, तो इसके बाहर की तरफ है, तो हम लोग उसको एक्सोजिनसली बोलते हैं। अगर उसके अंदर बनता तो क्या बोलते हैं, एंडोजिनसली बोलते हैं। अगर अंदर बन रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एंडोजिनसली। बाहर बन रहा है तो एक्सोजिनसली। तो ये कैसे बन रहा है, एक्सोजिनसली बन रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है दे बेयर स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ, दैट मीन्स की एक्सोजिनसली। इसका मतलब हो गया एक्सोजिनसली। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इस पेज को समझने में क्लियर है बिल्कुल? यस मैम, क्लियर। चलिए, अब अगर हम बात करें इस स्पोर के बारे में, किसका स्पोर है, स्पोर कोई कॉपीराइटेड वर्ड नहीं है स्लाइम मोल्ड के लिए।
इतनी जगह आपको सुनने को मिलेगा, बच्चे बोलते मैम हमारा दिमाग खराब हो जाता है, जहां देखते हैं वही स्पोर्ट्स सुनने को मिलता है। बॉटनी पढ़े तब भी मिलता है, जूलॉजी में पढ़े तब भी मिलता है, लोअर कैटेगरी की बात मैं कर रही हूँ। तो स्पोर जो है वो सुनने को मिलता है, स्पोर टर्म जो है। तो ये जो स्पोर्ट्स हैं, कब सरवाइव कर रहा है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये स्पोर कब सरवाइव कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में, तो क्या आंसर होगा आपका? मैम अनफेवरेबल। ठीक अनफेवरेबल। है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, तो ये जरूर प्रोटेक्टिव कवरिंग रखता होगा अपने चारों तरफ, यस और नो? यस रखिएगा ही। मैम। यस मैम। अब आपका मन कर रहा है कि जो हिमालयन रेंज है हमें उसके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो भाई आपको इंतजाम करके जाना पड़ेगा कि कैसे ठंड से बच सकते हैं आप। ऐसा तो नहीं जो आपने क्लॉथ्स पहन रखे गर्मी वाले वही पहन के चल देंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो सिर्फ हम प्लाज्मोडियम की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इसका स्पोरेंजियम वाला जो काम है और स्पोरेंजियम वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसलिए अपने आप में इतना स्पेशल है क्योंकि ये ट्रू वॉल कैरी करता है। एक हम अलग से पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या करेगा? ट्रू वॉल कैरी करेगा। ट्रू वॉल बोलने का क्या मतलब है? जैसे आपको वॉल कहाँ देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और आपको ट्रू वॉल कहाँ देखने को मिलता है? फंजाई में देखने को मिलता है। और आपको ट्रू वॉल कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है। सवाल ये उठता है, किंगडम फंजाई की पढ़ाई हम कर नहीं रहे। फिर जब बात आती किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा की भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम। फिर प्लांट्स की बारी आती है तो प्लांट किंगडम की भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम यहाँ पे बोलने की जरूरत क्या है कि दे हैव ट्रू वॉल्स। तो इसलिए बोलने की जरूरत है कि इस बात को दिमाग में रखना जरूरी है कि हम यहाँ पे ना तो मोनेरा की पढ़ाई कर रहे हैं, ना फंजाई की पढ़ाई कर रहे हैं, ना हम प्लांटी की पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसके बारे में सीख रहे हैं? प्रोटिस्टा के बारे में सीख रहे हैं। प्रोटिस्टा के अंदर किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? तो प्रोटिस्टा के अंदर हम स्लाइम मोल्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और स्लाइम मोल्ड में अभी भी तुरंत आपने क्या देखा कि जब आप इसको कैसा कंडीशन दे रहे थे, अनफेवरेबल कंडीशन दे रहे थे, तो ये क्या कर रहा था? ये फ्रूटिंग बॉडी वहां पे बनाने का, फॉर्म करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये डायग्राम काफी ब्लर है, थोड़ा मैं क्लियर निकालने की कोशिश करती हूँ। ये पूरा मुझे ऐसा नहीं कि आपको समझा के हैरेस करना है, एक छोटी सी चीज मुझे आपको मात्र इसमें शो करनी है, वो ये है कि सबसे पहले मैंने आपको जो समझाया है वो यहाँ पे आपको जो ये पैच लाइक स्ट्रक्चर है ना, मैंने इसी को दिखा के समझाया है। तो आपने क्या समझा? अब आपको पूरा कनेक्शन समझ आएगा। ये मैं आपको रटवा नहीं रही, मात्र मैं इसके इमेज की हेल्प ले रही हूँ, सो भी बात मैंने बता दिया, क्योंकि वही एक तरीका है क्लियर करने का, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, तो ये जो पैच है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इट्स प्लाज्मोडियम। फीडिंग प्लाज्मोडियम बोलने का मतलब है कि हाँ, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, इस अब यही अपने आप को जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब ये अपने रूप को बदल के ऐसा कर रहा है। कैसा बना रहा है ये? तो ऐसे यहाँ पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पोरेंजियम। मैंने आपको क्या बोला? स्पोरेंजियम, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। कोई भी बोले स्पोरेंजियम, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, जहां बैठे वही 5 टाइम रिपीट कीजिए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोरेंजियम, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, बाद में बात करी जाएगी। अगर एंडोजेनसली बोला जाएगा तो अंदर बनेगा, एक्सोजेनसली बोला जाएगा तो बाहर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है?
स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है तो मैच्योर है, मैच्योर है तो इसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, इसमें जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें अवेलेबल होगा, फिर ये जर्मिनेट करेगा। पता है इसकी जर्मिनेशन की खासियत क्या है, ये इतना स्मार्ट वर्क करता है कि इसी में से कुछ फ्लैजिलेटेड सेल बन जाते हैं और इसी में से कुछ अमीबॉइड सेल बन जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है कि आपको सीखना पड़े। क्या है सो मैं बताती हूँ आपको। इसका शेप अमीबा जैसा है तो हमने इसका नामकरण कर रखा है, हमने इसको बोल रखा है कि अमीबॉइड सेल्स है। इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया फ्लैजिलेटेड सेल है। और हैरानी की बात क्या है कि यही अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड फर्टिलाइज होकर जायगोट बना देते हैं, और जायगोट की प्लॉइडी 2n होती है। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल क्या चला कुल मिला के, फिर वापस रिपीट कर लूं मैं। ये आपको फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम दिखा, प्लाज्मोडियम ने बोला चलो भाई अब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्पोरेंजियम बना लेते हैं। अब स्पोरेंजियम बनने को तो चला, लेकिन फिर इसके अंदर स्पोर्स की भी जरूरत है। ठीक है, आप किचन बना लीजिएगा, उसके अंदर कोई सामान ही नहीं रखेंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो क्या फायदा, यूजलेस है वो। ठीक उसी तरीके से आपने क्या किया, ये जो स्पोरेंजियम देखा, फिर ये मियोसिस करेगा। मियोसिस का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोरेंजियम या इन स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम जब भी स्पोर जहां भी बना है आज तक दुनिया में, जब कभी भी होगा तो मियोसिस ही होगा, माइटोसिस कभी नहीं होगा। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे स्पोर्स बनाएगा। जो स्पोर हैं उसमें से कुछ अमीबॉइड सेल बनते हैं और कुछ फ्लैजिलेटेड सेल बनते हैं, यही दोनों फर्टिलाइज करके जायगोट बना लेते हैं। जायगोट की प्लॉइडी चाहे किसी का जायगोट हो, ह्यूमन का जायगोट 2n, जिम्नोस्पर्म का जायगोट 2n, एंजियोस्पर्म्स का जायगोट 2n, फंजाई में जाइगोस्पोर 2n। जब कभी कहीं भी आपको जाइगो टर्म सुनने को मिले, वो जिंदगी में, दुनिया में, वर्ल्ड में हमेशा डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड तो कभी लिखना ही नहीं गलती से भी, जाइगोट हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि इसकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये साइकिल सीखने से ना क्या हुआ कि आपके दिमाग में बस इतनी बात आ गई कि हाँ, जब फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, और कोई नई चीज आपको नहीं रटनी है इसमें। और जो स्पोर वाला फॉर्म है, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं, जो स्पोर वाला फॉर्म है वो चैलेंज के साथ बोल सकता है कि आई हैव ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल नहीं होगा तो सर्वाइव क्या हवा में करेगा ये। जब ट्रू वॉल नहीं होगा, अब आप नहीं एक्सट्रीम कंडीशन में जाके सर्वाइव कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके स्किन के बाहर जो कवरिंग है, जो एपिडर्मिस है, उसके बाहर आपको कोई वॉल प्रोवाइड नहीं किया गया है कि एक्सट्रीम कोल्ड या टेम्परेचर हो जाए या रेफ्रिजरेटर में आप जाके बैठ जाइए तो आपका काम चल जाएगा। बोले वाह, हमारे पास तो वॉल है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। रीजन क्या है, आपके बाहर कोई कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना था कि ये जो है, इसका जो स्पोर है, स्पोर के बारे में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके स्पोर के पास ही चैलेंजिंग जॉब है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कराना। तो यहाँ पे हम लोग टर्म लिखा क्या, कि जो इसके स्पोर्स हैं, द स्पोर्स पोजेज ट्रू वॉल्स, इनके पास ट्रू वॉल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रू वॉल है तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, ये रेसिस्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई इसके पास। ये बोलेगा कि ये क्या है, रेसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया, रेसिस्टेंट हो गया। किसकी वजह से, ट्रू वॉल, सारा पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दिखा ना आपको। ट्रू वॉल कैरी कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, तो स्पोरेंजिया कैरी कर रहा है, स्पोर कैरी कर रहा है। क्यों कैरी कर रहा है, क्योंकि उसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करना है। तो क्या, किसका स्ट्रक्चर है ये, तो फ्रूटिंग बॉडी का। सारा पॉइंट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे पॉइंट बन गया, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट and can easily survive for many years even under
adverse and harsh conditions. फिर सवाल ये उठता है कि स्पोर बना के तो बैठ गया है, कोई डिस्पर्सल भी करता होगा उसका। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसका डिस्पर्सल जो है वो एयर करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, द स्पोर्स आर dispersed by air currents। बस हो गया। एक ज्यादा नहीं, 2 एग्जांपल्स डालूंगी बस, बहुत ज्यादा नहीं आपको रटने की जरूरत है। जो बेसिक है यहाँ पे एग्जांपल्स आर, ये तो लिखना ही पड़ता है। बस यहाँ से कोई भी टॉपिक टर्मिनेट हो जाता है। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया ना एक सेलुलर वाला जो फॉर्म था, तो एक एग्जांपल है आपके पास इसका, अक्रेशिया। सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स। एक और लिखना चाहते हैं, बस 2 ही, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगी, प्रोटोस्टेलिया। इसको सिंपलेस्ट स्लाइम मोल्ड बोला जाता है। ये स्लाइम मोल्ड कंप्लीट हुआ आपका, इसको समझने में कोई डाउट किसी को? स्लाइम मोल्ड समझ आया सबको? आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. चलिए, प्रोटोजोन्स, जिन्होंने पुरानी ओल्ड बुक्स पढ़ी है, अगर देखा हो ना, तो सुनते के साथ एक बार को कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होता है उनके दिमाग में। आपके दिमाग में तो नहीं होगा। रीजन ये है कि आप जिस जनरेशन में हैं, वहां आते के साथ आपको ये बात सिखा दी जाती है कि जो ये प्रोटोजोन्स हैं, एक्चुअली ये प्रोटोजोन्स किंगडम प्रतिष्ठा को बिलोंग करते हैं।
लेकिन ये प्रोटोजोआ को बिलोंग करते थे नहीं पहले। तो पहले कहाँ आते थे ये? तो पहले इनको एनिमल किंगडम में पढ़ा जाता था। पहले कहाँ पढ़ा जाता था इनको? ये जो प्रोटोजोअन्स आपको दिख रहा है, ये अमीबा का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अच्छा डायग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है, बट अभी एक बेसिक समझने के लिए और सीखने के लिए। और ये आप इसके शेप को देख के पहचान ही रहे होंगे, क्या है ये? क्या है ये? राइट साइड वाला डायग्राम क्या है? आइडेंटिफाई कीजिए इसको, क्या है ये? मैम पैरामीशियम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये अपने शेप से ही पहचाना जाता है, जैसे शूज स्लीपर का जो सोल होता है ना, ऐसे स्लीपर शेप्ड होता है ये। ठीक है, तो ये शेप से ही पहचान में आ जाता है। यहाँ पे इरेगुलर शेप है, ये अपने शेप से ही पहचाना जा रहा है, क्या है ये? अमीबा है। ठीक है, बोलने का क्या मतलब हुआ? प्रोटोजोन्स के शेप्स और बिहेवियर को देख के हमने क्या किया? हमने प्रोटोजोन्स को बेसिक 4 कैटेगरीज प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया? तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है, तो हम इसकी नेमिंग कर देंगे कि ये अमीबॉइड प्रोटोजोन है। क्या है ये? अमीबॉइड प्रोटोजोन है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे सीलिया, बहुत छोटे छोटे सीलिया जो है ये शो करता है पैरामीशियम। इसकी खासियत होती है थाउजेंड्स के नंबर में, हजारों हजार के नंबर में ये क्या करेगा? सीलिया को शो करने का काम करता है। तो फिर हम उसकी नेमिंग कर देंगे। हम लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे पास सीलिया अवेलेबल है, तो हम लोग तुमको सीलिएटेड प्रोटोजोन बोल देंगे। फिर जब बात करेंगे, एक हमें ट्रिप्नोसोमा दिखता है तो बोलेंगे अच्छा इसके पास फ्लैजेला है। फिर हमने क्या किया? हमने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक अलग अलग से कैटेगरी बना देते हैं और हम इसको नाम दे देंगे। हम लोग बोलेंगे कि क्या है ये? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। लेकिन लास्ट में एक कैटेगरी आती है आपके पास। लास्ट कैटेगरी किसकी आती है? स्पोरोजोन्स की आती है। ये वही स्पोरोजोन्स हैं जो क्या करेगा? मलेरिया कॉज करने का काम करेगा। और माइक्रोस्कोपिक व्यू निकाल के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे पैच पैच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास कोई भी अपेंडेज है ही नहीं, तो इस स्पोरोजोआ को ध्यान से देखिए। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जो मैं बोल रही थी पैच लाइक स्ट्रक्चर आपको बस दिखता है। ऐसा दिख जाने के बाद पता चलता है कि बंदे में वो इन्फेक्शन हो रखा। ठीक है, तो पता चलेगा आपको कि इसके पास कोई भी अपेंडेजेस है ही नहीं। ना इसके पास सीलिया है, ना फ्लैजिला है, ना स्यूडोपोडिया बनाने में केपेबल, लेकिन सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस है। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप इसकी नेमिंग जो है वो कर सकते हैं। किसके बारे में? तो प्रोटोजोआ के बारे में। तो इसके आधार पे आपको क्या करना है? प्रोटोजोआ के जो नेम्स हैं वो मैंने आपको याद करा दिया। तो ये आपको लिखना है, इसकी जो 4 कैटेगरीज है आपके पास। फर्स्ट मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास अगर फ्लैजिला हुआ तो उसी से नाम कर देंगे हम लोग इसका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अगर इसके पास सीलिया हुआ तो सीलिया हुआ तब हम इसको बोल देंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अगर कुछ नहीं हुआ तो मतलब इसके पास कोई अपेंडेजेस नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे स्पोरोजोन्स। इसका स्पोरोजोइट वाला जो स्टेज है वो क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? स्पोरोजोन्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? आपको ये 4 कैटेगरीज जो है वो याद करा दी।
किसकी कैटेगरी है ये? प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी है। ठीक, तो अब हमारे पास एक ही जॉब बचता है, बारी बारी से पढ़ना है सबको। उसमें सबसे पहले सुपर इजी, जो मेरे ख्याल से 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में कोई ऐसी बुक नहीं है ना जिसमें बच्चे को अमीबा का चाहे तो न्यूट्रिशन हो, कहीं किसी किताब में, किसी बुक में, किसी क्लास में आपको उसका एक्सक्रीशन बता दिया गया, कहीं पे आपको उसका लोकोमोशन बता दिया गया, वो चलता कैसे है, तो कहीं पे वो फीड कैसे करता है, तो कहीं पे आपको बताया जाएगा वो एक्सक्रीट कैसे करता है। मतलब कुल मिला के अमीबा के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुन रखा है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आएगा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि बस आपसे यही पूछ लिया जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक अमीबा को उठा के आप डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तब उसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के साथ क्या होगा। ठीक है, मैं सिखाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस करना आपको। तो मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको सुनने को देखने को मिलता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको अमीबा को समझना पड़ेगा। तो अमीबा के समझने में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इसका शेप सबसे पहले कैसा दिखता है। अगर आप अमीबा को देखते हैं तो अमीबा का शेप कैसा दिखता है आपको? किसी भी अमीबा को अगर आप देखें तो मैम irregular. हाँ, ठीक है। अब जिस बच्चे का मन करे ना, जैसे मन करे वैसे बना सकता है। कोई वहां पे कॉपीराइटेड नहीं है कि हाँ ठीक है, जो ये शेप हमने फिक्स कर रखा है बस हम यही बनाएंगे, दूसरा शेप अगर कोई बच्चा बनाता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अमीबा में सबसे पहली चीज क्या है कि कोई सा भी इरेगुलर शेप जो है आपको मेंशन कर देना है वहां पे, तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, अमीबा की पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात। अब चारों में, चारों बोलने का मतलब जब भी मैं बोलूं तो आपको समझ जाना है कि अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ। इन सब में ये एक सिंगल है, वन एंड ओनली है, जो स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा। इसका जो स्यूडोपोडिया है वो अपने शेप को कॉपीराइट लेके नहीं पैदा हुआ है। ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे पास यही शेप अवेलेबल है। वो एक मैजिशियन की तरह जरूरत के हिसाब से जब जहां उसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे उस तरीके से वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। अगर उसको फूड लेना है तो फूड को लेने के लिए, फूड को इनगल्फ करने के लिए वो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्या करने के लिए? फूड को कंज्यूम करने के लिए। तो जैसे ही फूड को कंज्यूम कर लेगा तो एक वैक्यूल बनेगा उसकी चारों तरफ। तो जब उसकी चारों तरफ वैक्यूल बनेगा तो हम ही उस वैक्यूल का नाम क्या करेंगे, लिख देंगे, बोलेंगे ये फूड वैक्यूल बन गया। इसका क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे वो यही होगा, एज इट इज आपको पता है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। और अमीबा में स्पेशलिटी क्या है, जितने भी अमीबा की इमेजेस को आप देखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 10 15 जितना आपको देखना है देख लीजिए। सारे इमेजेस में एक खासियत क्या होगी कि अमीबा में हमेशा आपको दो मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलेंगे हमेशा। एक आपका एक्टोप्लाज्म होगा और एक आपका एंडोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म भी क्या है, यहाँ पे डिवीजन कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है? डिवीजन। एक सिंपल सा भी अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो वहां भी आपको वही चीज दिखाई। ये इमेज है, इसमें थोड़ा ब्लर था। अगर यहाँ देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ब्लर तो है बट आपको इतना जरूर नजर आ रहा है कि यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर एक प्रॉपर लिमिटेड बाउंड्री है, जिसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे और जिस बाउंड्री के बाहर के साइटोप्लाज्म को हम एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे, एक को हम एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लीजिए मेरे साथ साथ, बहुत ही आसान और इजी है ये।
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में। अब ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया कैरी करेगा, मतलब बनाएगा, कैरी क्या करेगा, बनाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दीज organisms survive in, हर जगह पाया जाएगा ये, हर जगह बोलने का मतलब है आपको फ्रेश वाटर भी लिखना पड़ेगा, सॉल्टी वाटर का मतलब है आपको सी वाटर भी लिखना पड़ेगा, और हर जगह बोलने का मतलब है अच्छा जरूर मॉइस्ट प्लेसेस में भी पाया जाएगा ये, है ना। तो और मॉइस्ट प्लेसेस जैसे एज फॉर एग्जांपल जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करने का काम करेगा। छोटे बच्चों में हमेशा ये प्रॉब्लम हुई रहती है। रीजन क्या है, वो मिट्टी मिट्टी में खेल रहे हैं कहीं पे, तो हर चीज को उठा के उन्होंने मुंह में डाल लिया, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है उनके गट में चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके बारे में कि इनके पास स्यूडोपोडिया है। क्या है, स्यूडोपोडिया है। क्या करेगा ये, हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। फूड को जैसे ही कैप्चर करके अंदर करेगा ना, उसका नाम फूड वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कैप्चरिंग ऑफ फूड कर रहा है बाय पुटिंग आउट, बाहर की तरफ फेंकेगा उसको। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, PSEUDO, जैसे फिजिक्स में स्यूडो फोर्स सुनते हैं आप, तो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट होता है। ठीक है, स्यूडो PSEU, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है। तो स्यूडोपोडिया को क्या करेगा, ये बाहर की तरफ फेंकेगा। तो फॉल्स मतलब फॉल्स फीट, फीट किससे आया, पोडिया से आया। एक बहुत ही स्पेशल टर्म है इसका, नेक्स्ट पेज में लूंगी, इसमें इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर है आपको, यहाँ तक दो ही पॉइंट तो मैंने लिखा है, इसको समझने में कोई कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक मैंने हैबिटेट लिखा है, दूसरा नो मैंने ये मैम। लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, बस ये खत्म। अब ना एक ऐसा भी नहीं कि अलग से टॉपिक है, लेकिन हाँ बच्चे पूछते हैं। हम लोग अमीबा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अमीबा पढ़ रहे हैं। अमीबा का अगर मैरीन फॉर्म हुआ, कैसा हुआ, मैरीन फॉर्म, तो इसके मैरीन फॉर्म की खासियत क्या है कि ये अपने चारों तरफ सिलिका का बना हुआ शेल जो है वो कैरी करता है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। और दूसरी बात, दूसरी जो एक चीज है, मैं आपको एक फिनोमेना सिखाने जा रही हूँ, आसान है इसलिए सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस बता रही हूँ, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। देखिए, आप पूरा जो फिनोमेना है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कुछ बचेगा ही नहीं। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। क्या है ये, आप बोलेंगे अमीबा है। जनरली अमीबा forms 2 to 3 layered hard covering during unfavorable conditions. This phenomena is known as incestation. कई टीचर्स इनको इंसाइस्टेशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। हिंदी में अगर मैं बोलूं, अमीबा को जब ऐसा लगता है कि उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, तो वो अपने चारों तरफ 2 से 3 लेयर की हार्ड कवरिंग को बनाता है। इस घटना को, इस फेनोमेना को हम इंसेस्टेशन बोलते हैं। और फिर उसके अंदर बहुत छोटे 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 ये प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। फिर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ना, तो ये ब्रस्ट कर जाता है। ब्रस्ट करेगा तो क्या होगा, छोटे 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 बहुत सारे अमीबा का
प्लूरल करेंगे तो अमीबी हो जाता है, AMOE। उसके बाद BAE ऐड करेंगे उसमें, समझ गए? तो अमीबी हो जाएगा। फिर ये ग्रो करके ऐसा ही अमीबा में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो ये कब की कहानी है या कब का ये आपको फिनोमेना सीखना है, तो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में। सिर्फ कब सीखना है आपको? अनफेवरेबल कंडीशन में। याद रहेगा, मैं एक लाइन इंसिस्टेशन का लिख देती हूँ, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। टर्म क्या है आपके पास? इंसिस्टेशन है। क्या आपको लिखा? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको कॉपी में जरूर ड्रॉ कर लेंगे, नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे इसको, मस्ट है इसको ड्रॉ करना, समझ गए? इसके बिना आपको इंसिस्टेशन, ये इतना मतलब ड्रॉ करने के बाद ना, अगर आप ना भी लिखे तब भी आपका काम चल जाएगा। वो तो ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में क्वेरी आएगी, क्या बताया था मैम ने, हम भूल रहे हैं, या फिर डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक लाइन आपको लिख देती हूँ वहां पे उसके लिए। तो आपको मैंने सिखाया है अभी अभी बहुत ही आसान तरीके से, दैट इज इंसिस्टेशन। तो क्या हो गया ये, तुरंत समझ आएगा लिखते के साथ। इज द, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्ड हार्ड, हार्ड होगा तभी तो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कराएगा। क्रस्ट, और असिस्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, अराउंड एन अमीबा। मैम एक बार वो पिक्चर दिखाइए ना प्लीज। हाँ, मैं भी कर देती हूँ, ये लीजिए, एक मिनट। हो गया? यस मैम थैंक। हार्ड क्रस्ट और असिस्ट अराउंड एन अमीबा टू प्रोटेक्ट itself from unfavorable conditions। बस इतना ही तो है, इसी को हम इंसिस्टेशन बोलेंगे। तो ये बेचारा अपने डिफेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो लेकिन हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो, फिर इसकी स्यूडोपोडिया का क्या होगा उस टाइम? कुछ नहीं करेगा। स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट वगैरह, मोटिलिटी वगैरह सब बंद करके चुपचाप बैठा रहता है। तो ये क्या है कि इंसिस्टेशन है, एक स्पेशल नोट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। और एक ही पॉइंट इसमें रह गया या छूट गया है, वो मैं आपको यहाँ पे जो भी मेंशन कर रही थी, कि ये क्या करेगा अगर मेरीन फॉर्म हुआ तो। किसका? अमीबा का। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका, काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। सिलिका shells on their surface। और लास्ट में हमारे पास बचता क्या है? एग्जाम्पल। जो एक जीरो लेवल का एग्जाम्पल आपको पता है या आता है ना, उसी को मेंशन कर लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए यहाँ पे। एंट अमीबा। एंट अमीबा की स्पेलिंग तो आपको आती है ना, उसके पहले एंट लगा लेना, ENT, और फिर अमीबा लिख दीजिए, AMOEBA। हो गया एंट अमीबा। हिस्टोलिटिका अब लिखना है। अच्छी बात ये है कि जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैसे स्पेलिंग है। हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टो, हाँ, लेटिका में बस आई की जगह वाई आ जाएगा, LYTICA। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबा प्रोटियस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं।
अब साइंटिफिक नेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बस हो गया ये आपने अमीबॉइड प्रोटोजोन किया। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? Yes, ma'am. चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? Yes, ma'am. मैंने सबसे पहले आज की क्लास में आपको कहाँ से शुरू करा है, ये जो आपको यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स दिख रहे हैं, इससे सबसे पहले मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया। फिर एक और क्लियर इमेज की हेल्प ली। देन मैंने आपको इसके बारे में सिखाया, इसका न्यूट्रिशन क्या है। फिर इसमें प्लाज्मोडियम क्या है, इसके एग्रीगेट को बोलेंगे प्लाज्मोडियम जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। फिर ये नेक्स्ट पेज है आपका जिसमें आपने फ्रूटिंग बॉडी सीखा है। फिर ये उसका भी नेक्स्ट पेज है। इस डायग्राम का भी रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ। Yes, ma'am. नेक्स्ट ये पेज है, और मतलब स्लाइम मॉल्स का लास्ट पेज। फिर प्रोटोजोन्स का इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि ये 4 तरह के हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको अमीबॉइड प्रोटोजोन सिखाया, ये हुआ। देन दिस पेज एंड देन दिस पेज। तो डायग्राम बना लीजिएगा आप, जरूरी है, मस्ट है बनाना उसको, उसके बिना काम भी नहीं चलना है। क्योंकि बहुत बढ़िया डायग्राम, उसको देखते के साथ कोई बच्चा समझ सकता है। तो हमारे पास एक ही काम बचा है, असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन। क्या सीखा अभी अभी आपने? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। Ma'am, क्या सीखा? Entamoeba histolytica. हाँ, नाम याद रखेंगे, याद रखेंगे तभी लिख पाएंगे एग्जाम में। तो अभी अभी आपने क्या सीखा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिव द टर्म फॉर aggregates of slime molds during unfavorable conditions। पता ही है आपको, वन एंड ओनली प्लाज्मोडियम, और कुछ हो भी नहीं Ma'am, सकता। Plasmodium. हाँ, Ma'am, under unfavorable conditions. हाँ ड्यूरिंग फेवरेबल कर लीजिए। ठीक है, अनफेवरेबल में क्या कर देंगे हम लोग? फ्रूटिंग बॉडीज कर देंगे। देन लिखेंगे मेंशन द, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ना, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, ये जब तक मैं बायो पूरा पढ़ा के ओवर नहीं कर देती ना, 1000 टाइम्स ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। जब कभी भी आपसे कहीं का भी Ma'am, जाइगोट, 2N. हाँ वेरी गुड, ऑलवेज 2n होगा ये। ठीक है, 2n को डिप्लॉयड भी कहते हैं, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसके पास, कभी भी कहीं भी किसी का भी जाइगोट। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विच प्रोटिस्टा is called as fungi of the kingdom Protista। Ma'am, slime molds. ठीक है, वेरी गुड। आंसर में लिखेंगे स्लाइम मोल्ड्स। चलिए, ये हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं।
Done, ma'am. चलो, what is the nature of outer coating of marine forms of amoeba? सिलिका की बनी होती है ना, Yes, ma'am. उसको हम लोग सिलिशियस बोलते हैं। समझ आया? मेड अप ऑफ सिलिका, जो सीख रखा है आपने। Which category of lack any appendages? Lack appendages, any क्या हो गया? होता ही नहीं जिसके पास, है ना? आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पोरोजोन्स। ये पूछा Ma'am, हुआ क्वेश्चन, Sporozoa. 4 एग्जाम्पल लिखे हुए थे चारों के, और ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। आंसर इसका होगा स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट लिखिए, mention the name of transformed form of plasmodium during unfavorable condition। Ma'am, fruiting body. हाँ ठीक है, वेरी गुड। आंसर में लिखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज, 8th में लिखेंगे। इतना हो गया? Yes, ma'am. 3 क्वेश्चंस आप लोग लिख लेंगे, मैंने लिख रखा है। 8th क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ पे। व्हाट इज इंसिस्टेशन? जो मैंने एग्जांपल मतलब डेफिनेशन लिख रखा है, उसको कॉपी कर लेंगे। मतलब कॉपी करने बोलने का मतलब पहले याद कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। इट्स द phenomena of formation of 2 to 3 layered hard covering coating or cyst around the amoeba। नेक्स्ट लिखेंगे राइट अ नोट ऑन स्लाइम मॉल्स। मतलब मैं आपको आज की पूरी क्लास लिखने को दे रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इज, अभी अभी जो आपने सीखा है, एक्सप्लेन amoeboid प्रोटोजोआ। ये आपके लास्ट के 10 असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No. लीव करूं मैं? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.